नमस्कार सभी साथियों को। छठवीं क्लास और सातवीं क्लास की ईवीएस कंप्लीट करने के बाद आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान बोर्ड की आठवीं क्लास की सोशल साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लेसन 1 है जिसका नाम है हमारा भारत। तो मेन पॉइंट्स हम जानेंगे। सबसे पहले आता है आपसे पूछा जाएगा कि भारत विश्व के कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है, भारत स्थित है विश्व में। इम्पोर्टेंट सेक्शन ये बहुत होता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यदि आपसे पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन से नंबर पर आता है, तो दूसरे पर। विश्व की कुल जनसंख्या का क्या 17.5% भारत में पाया जाता है। जो भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग क्या है 29 डिग्री होने के कारण इसके पूर्वी पश्चिमी भाग के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी भाग में लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो 2 घंटे का। जो हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है उसे क्या है भारत का मानक समय माना जाता है। वो कहाँ से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के निकट से होकर गुजरती है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाता है तो दूसरा, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है तो 7वां। यदि हमारे देश की कुल जनसंख्या, कुल क्षेत्रफल यदि पूछा जाता है तो कितना है 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण विश्व के स्थल से कितना है 2.47% है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जबकि यदि सबसे छोटा पूछा जाता है आप लोगों से तो वो कौन सा है, गोवा। भारत में अब फिलहाल में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आपको याद रखना है। जो इस बुक में डाटा दिया हुआ है ये चेंज हो चुका है। बात करते हैं कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना क्या 29वां राज्य बना था। याद रखना तेलंगाना कब बना था, 2 जून 2014 से। कौन से राज्य से अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। अब पूछा जाएगा आपसे कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है, तो 6। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, जिसे हिमालय पर्वत का नाम दिया गया है। दूसरा है गंगा का मैदानी प्रदेश। तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है तटीय मैदान। पांचवा है थार का मरुस्थल। छठवां है द्वीप समूह। ये आपको संख्या याद रखनी है और इनके नाम भी याद रखने हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले उत्तर और उत्तरी पूर्वीय पर्वतीय प्रदेश के बारे में। तो ये कितने लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की सबसे ऊंची और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, मीन्स सबसे नई। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी यहीं स्थित है। कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, हिमालय में तिब्बत व नेपाल की सीमा पर स्थित माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई औसत कितनी है समुद्र तल से 8848 किलोमीटर। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से 3 समानांतर श्रेणियों, जैसे शिवालिक की श्रेणियां, मध्य हिमाचल और या हिमाचल बोलते हैं जिसको, और सबसे उत्तर में हिमाद्री या वृत्त हिमालय में बटा हुआ है। तो हिमालय को क्या है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वृत्त हिमालय जैसे कहते हैं, या हिमाद्री बोल दो, एक हिमाचल या मध्य हिमालय या शिवालिक। नेक्स्ट आता है आपका अपना
गंगा का मैदानी प्रदेश, जो कि भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग कौन सा है? गंगा का मैदानी क्षेत्र, क्योंकि यह यहाँ क्या है, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण ये सबसे उपजाऊ है। इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? बांगर। कई बार पूछा गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। और जबकि जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है? खादर। हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्र में कंकड़ पत्थर से निर्मित पतले मैदानों को भावर एवं दलदली मैदानों को तराई कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। गंगा के मैदान के दक्षिण में त्रिभुज आकार आकृति में दक्षिण का पठार स्थित है। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन व सबसे कठोर भौतिक प्रदेश है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इसी पठार का हिस्सा है। अब बात करते हैं द्वीप समूह की। बंगाल की खाड़ी में स्थित 247 द्वीपों के समूह को अंडमान निकोबार कहलाता है। याद रखना, कितने द्वीपों का समूह है? 247। उत्तरी द्वीपों के समूह को अंडमान कहा जाता है एवं दक्षिणी द्वीपों के समूह को निकोबार कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि जो उत्तरी द्वीप है उनको क्या कहा जाता है? उनके समूह को अंडमान, जबकि दक्षिणी द्वीपों के समूह को क्या? निकोबार कहा जाता है। कुल कितने द्वीप हैं? 247। अंडमान के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, याद रखना, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन से द्वीप पर है? अंडमान के बैरन द्वीप पर स्थित है, जो कि निकोबार में क्या है? भारत का इंदिरा पॉइंट स्थित है। अरब सागर में 36 द्वीपों के समूह को लक्षद्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 36, जबकि अंडमान और निकोबार में 247। लक्षद्वीप का अर्थ क्या है? 1 लाख द्वीप। पर्यटन की दृष्टि से द्वीप बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करें हम जनसंख्या। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 122 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी? 122 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं प्रचलित हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को क्या संविधान में दर्जा दिया गया है, इस सब का आपको पता है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न, जो कि परीक्षा के दौरान ज्यों की त्यों उठाकर दे दिए जाते हैं बहुत बार। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? तो नेपाल की मिलती है, भूटान की, म्यांमार की, ईरान की नहीं मिलती। नेक्स्ट आता है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। सन 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 29वां राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना। अरब सागर में 36 द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। जबकि अंडमान और निकोबार में कितने हैं? 274। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची एवं नवीन पर्वत श्रृंखला है। बस ये हुए थे आपका अभ्यास। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अभी तक इसको लाइक कर दिया होगा। यदि नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें। जल्द ही दूसरे अध्याय के साथ मिलते हैं, जिसका नाम है राजस्थान एक परिचय। उसके राजस्थान के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।